हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। वास्तविक संख्या के जो है सभी प्रारूपों के बारे में हम लोग समझे थे कि सब संख्या सब क्या क्या होता है ना। और हम लोग पढ़ चुके। जो नहीं देखा हो वो वीडियो जाकर वो देख सकता है, ठीक है। उस वीडियो का नाम है बेसिक पार्ट, है ना। बेसिक पार्ट हम लोग बेसिक चीजों को कवर किए थे, ठीक है। तो उसमें से हम कुछ सवाल पूछे थे। सवाल 8 क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमने लिख लिया है ऑलरेडी। बेसिक पार्ट जो वीडियो था हमारा उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था, वो 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। और वो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है ऑलरेडी, कि समय कम लगे, ठीक है। और उसका हमने जवाब पूछा था आप लोगों से, कुछ ने जवाब दिया है, ठीक है। तो अगर किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने मन में ही बना लिया, तो मेरा दायित्व बनता है कि अगर हमने प्रश्न पूछा है तो हम उसका जवाब आपको दे दें, ठीक है। तो आइए पहला सवाल का जवाब देखते हैं। क्या सवाल है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या? सबसे पहले बच्चे प्राकृतिक संख्या हम कल देखे थे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, बताइए कौन सा होती है, कहां से प्रारंभ होती है? गिनती से। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहती है। 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाओ, 4 5 6 7। अब पूर्ण संख्या जो होती है, हम ऊपर लिख देते हैं, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार की संख्या के प्रारंभ में अगर हम 0 शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप देखिए, कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सभी प्राकृत जो है क्या पूर्ण संख्या में है? देखो तो है, देखो 0 तो है, ये है, 1 2 भी तो है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। इसका जवाब होगा हाँ है, ठीक है। हमने बोला था हाँ या ना में जवाब देने के लिए, तो इसका आंसर होता हाँ। दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमने पूछा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा कौन है? तो पहला देखो, प्रारंभ कहां से हो रहा है? प्रारंभ कहां से हो रहा है प्राकृतिक संख्या? तो प्रारंभ हो रहा है 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया क्या, बताओ? 1। तीसरा सवाल हमने पूछा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, बताओ? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देख लीजिए। पूर्ण संख्या सबसे प्रारंभ कहां से होता है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया 0। अब हमने 2 सवाल ये पूछा था सम विषम से। हमने बड़ा संख्या को पर हमने बताया था इकाई अंक क्या होगा तो सम हो जाएगा, क्या होगा तो विषम हो जाएगा। तो ये संख्या है ना, 89,65,425, मतलब 89,65,425, ठीक है। ये संख्या जो है ये बड़ी संख्या है। तो ये संख्या जो है बिना गणना किए बताइए सम है या विषम? तो सम की इकाई अंक क्या होता है? हमने कल पढ़ा, सम का इकाई अंक जो होता है वो होता है 0 2 4 6 8। इसके अलावा अगर है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो क्या होगा? विषम होगा। तो इसमें अगर हम देखें इकाई अंक हमारा क्या है? 5 है। इकाई अंक हमारा क्या है? 5 है। तो 5 कौन सा होता है? विषम होता है। ये पूरा संख्या क्या हो गया? विषम संख्या। पूरा क्या होगा? विषम संख्या। उसी प्रकार इसमें देखिएगा 9,63,250 दिया है। तो 9,63,250 कौन सी संख्या है? तो हम अंत में देखेंगे इकाई अंक क्या है? 0 है। तो ये 0 सम संख्या होता है, तो पूरा का पूरा सम संख्या। एकदम आसान सवाल था, बेसिक ही सवाल हम पूछे थे, बेसिक सवाल था ये। अगला है, छठा सवाल है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वैसी संख्या जो केवल अपने पहरा में हो। हम कल बताए थे 1 से बड़ी वैसी संख्या जो केवल अपने पहरा में होती है उसे अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 3 है ना, उसके 5 7 11 13 ऐसे करके आगे तक जाते रहिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? इसमें देखिए 2 है, तो इसमें 2 लिख दीजिएगा। और एकमात्र सम संख्या जो एक अभाज्य संख्या है वो भी बोलेंगे क्या? 2 है। अगला है सबसे छोटा यौगिक कौन है? सबसे छोटा यौगिक आपको पता है जो किसी अन्य के टेबल में हो। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो किसी दूसरे के पहरा में हो।
उसे हम कहते हैं यौगिक। और यौगिक जो होता है जैसे 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह से यौगिक है। तो यौगिक सबसे छोटा कौन है इसमें? 4 है। सबसे छोटा यौगिक कौन हो जाएगा? 4। 8वां लास्ट सवाल हमने पूछा था, पूर्णांक जब हम पढ़ाए थे तब बताए थे और पूछे थे आपसे कि बताइए -50 और 5 में कौन सा चौथा पूर्णांक जो है बड़ा है। तो हमने आपको बताया था बच्चे कि जैसे पूर्णांक जो होता है हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉजिटिव इधर, है ना, इधर क्या हो -1, -2, -3, इस तरह से निगेटिव। तो पहले आप अपने दिमाग में इसको सेट कीजिए कि 5 कहाँ होगा? 5 यहाँ है, ठीक है। और -50 कहाँ होगा? -50 इधर होगा बैक में कहीं। 3 है तो 4 होगा, -4, -5, -6, -7, इस तरफ से -50 आगे कहीं होगा। तो हम मान लेते हैं इस जगह पे -50 होगा। तो एक बात बताइए, हमने बताया था लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो क्या होता है? संख्या का मान बढ़ता है पूर्णांक में। तो लेफ्ट से राइट संख्या रेखा आप लोग जानते होइएगा, लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो हम संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ देखिए राइट वाला जो होगा ये बड़ा संख्या होगा और लेफ्ट वाला जो होगा वो छोटा संख्या। क्या हो गया? छोटा। जैसे पूछा है कौन बड़ा है, तो बड़ा 5 है, यहाँ लिख देना था बड़ा पूर्णांक यहाँ पे बराबर 5। 8वां का सवाल का आंसर हो जाता 5। तो इस प्रकार हम 8 प्रश्न पूछे थे पिछला बेसिक वीडियो में, ठीक है, बेसिक पार्ट जो था हमारा वास्तविक संख्या का, और उसका हमने उत्तर दे दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग देखने वाले। तो हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले इसको समझिए, ये होता क्या है, ये नाम क्या है, ये नाम जो दिया है ये क्या है? देखिए यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग होता है। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था। यूक्लिड कौन था? गणितज्ञ था, यूनानी गणितज्ञ। कहाँ का था? यूनानी गणितज्ञ। यूक्लिड को वही कहा जाता है क्या? ज्यामिति के जनक, ज्योमेट्री के जनक है ये, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है इनको। आगे पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको क्यों कहा जाता है। विभाजन मतलब होता है भाग। अब प्रमेयिका का मतलब हुआ प्रमेय या प्रमेयिका बोलो, तो प्रमेय बोलो या प्रमेयिका बोलो, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी के साथ आपको इसी को लेमा कहा जाता है। एल्गोरिथम, जब इसको चरणबद्ध लिख देते हैं तो इसको एल्गोरिथम ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, विभाजन आप लोग जानते हैं भाग, तो भाग में कुछ चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। भाग में क्या होता है? देखिए भाग कोई भी संख्या आप नॉर्मली देते हैं, 10 में 4 से भाग दे दिए, ठीक है। तो लगाइएगा तो कितना लगेगा? 4 दूना 8, घटाइएगा यहाँ आएगा 2। तो अगर हम कहें इस सब का कुछ ना कुछ नाम हो, ये सभी इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है। अब इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये जो हमको प्राप्त हो इसको क्या कहते हैं, है ना। तो जिसमें भाग दिया जाता है, भाग जिसमें लगता है उसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, याद रखिएगा। और जो भाग देता है, मतलब जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को हम कहते हैं भाजक, ठीक है। और हमको इधर भाजक में गुणा करने पर जो नीचे हम लाते हैं संख्या, तो गुणनफल जो होता है इधर वाला, ये भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। 4 को 2 से गुणा किया तब ना 8 आया है, तो ये इधर वाला जो हमारा हुआ इसको क्या कहते हैं? भागफल।
और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। नीचे जो हमको प्राप्त हुआ शेषफल, शेष मतलब होता है बचा हुआ, जो हमको बचा उसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल। अच्छा, ये सब आपको पता ही होगा, फिर भी हम ऐसे सब बता रहे हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भाज्य बराबर, एक चीज देखिएगा, भाज्य बराबर रूल क्या होता है आप पढ़े हुएगा, बेसिक क्लास में ही पढ़ना है, छठा सातवां आठवां में, कि ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और निचला जोड़िएगा शेषफल को जोड़िएगा तो हमारा क्या आएगा, शेषफल को जोड़िएगा तो हमारा भाज्य आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, भाज्य। कहने का अर्थ है कि अगर हम 4 को गुना करें, 4 को गुना करें 2 से, और नीचे वाला 2 अगर जोड़ दें तो हमको 10 ही आता है, और 10 हमारा भाज्य। समझ में? 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, निचला जोड़ेंगे तो हमको ये वाला ऊपर जो है भाज्य वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमारा सूत्र बना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये इसी को कहते हैं विभाजन का नियम, इसको कह दो विभाजन का नियम, और इसी नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीजें हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हम कहें 32, अब 32 में हमने 10 से भाग दिया, तब लगाइएगा 3 के 10 या 30 घटेगा 2 कट गया। अब एक बात बताइए, ये शेष है, नीचे वाला क्या है, ये शेषफल है, शेषफल है, और ये क्या है, भाजक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां देखिए, ये शेषफल है, ये शेषफल है, शेषफल से बड़ा जो है हमारा क्या होता है, भाजक होता है। शेषफल से बड़ा क्या होता है, भाजक। यहां भी अगर देखिएगा शेषफल से बड़ा हमेशा क्या प्राप्त होता है, शेषफल से बड़ा होता है हमें हमेशा भाजक। मतलब भाजक जो होगा ना उससे हमेशा शेषफल जो है छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर हम 75 में 14 से भाग देते हैं, ठीक है, 75 में अगर हम 14 से भाग देते हैं, 14 पंचे 70, घटाइएगा 5, शेषफल कितना आया यहाँ 5। ये 5 जो है 14 से छोटा है, 5 जो है 14 से छोटा, मतलब 14 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो मतलब ये जो भाज्य होता है, भाजक होता है, हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़ा होता है किससे, शेषफल से। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड ने इसी नियम को किस रूप में व्यवस्थित किया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने 2 नंबर लिया, मान लीजिए कहा ए और बी 2 नंबर है। ठीक है, जिसमें संख्या क्या है, संख्या क्या लिया उसने, संख्या लिया ए और बी, जिसमें है ए बड़ा है बी से, क्या है, ए बड़ा है बी से, तो हमेशा जो है बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देते हैं, तो हमेशा जो है बड़ा वाला में छोटा, तो ए में बी से भाग दीजिएगा। शेष भागफल हमको कुछ प्राप्त होगा, भागफल को क्यू मान लीजिए, शेषफल हमको कुछ प्राप्त होगा, शेषफल को आर मान लीजिए, है ना। कहा गया कि भागफल हमको क्यू प्राप्त होगा और शेषफल हमको आर प्राप्त होगा। किसने कहा, ये यूक्लिड ने। तो ए बराबर बिचला बराबर भाज्य बराबर, हम क्या आता है, क्या जानते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी जस्ट देखे हैं। तो अब इसमें देखिए भाज्य क्या है, ए बराबर, ये भाज्य ये है, ये भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये हमारा क्या है, भागफल है। ठीक है, तो ए बराबर भाजक मतलब बी गुने भागफल मतलब क्यू प्लस आर, जहां शेषफल क्या है, शेषफल जो है हमेशा किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। लेकिन शेषफल 0 से
बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए शेषफल 0 से बड़ा और 0 के बराबर, इसका क्या अर्थ है अभी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, 8 है, 9 है, 10 है ना, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, मान लीजिए एक संख्या है, हमने लिया कुछ संख्या। अब इस संख्याओं में भाग दे दीजिए, कोई भी एक ही संख्या से भाग दीजिए, कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, 4 से भाग देते, 4 से भाग दीजिए सब में अगर हम 4 से भाग देते तो शेषफल क्या होगा, शेषफल मतलब r बराबर लिखो। अगर हम भाग देते हैं 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आया, ये कटेगा, 4 दूना 8, शेषफल 1 आएगा, शेषफल कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 2 शेषफल बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, इसमें 3 आएगा, यहाँ 4 3 12, फिर कट गया 0, फिर 4 3 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 4 3 12 2, यहाँ शेषफल। तो कहने का अर्थ है शेषफल अगर हम देखें तो 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है। अगर हमारा b जो था, भाजक जो था, b जो था 4 था, तो शेषफल हमारा 0 1 2 3 आया है। तो अगर आप देखें तो ये शेषफल जो है ये b से तो छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा, 0 1 2 3 और 0 के बराबर भी, 0 के बराबर भी आ रहा है। इसका अर्थ यही होता है, समझ में आया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, a बराबर a b गुने q प्लस r में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, ऑप्शन में दे देता है ना एबीसीडी में। तो आपको इसमें से एक ये सही होता है, ठीक है। और हम कराएंगे आपको, ठीक है, एमसीक्यू जब कराएंगे तो उसमें आपको कर लेना है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट आएगा लास्ट में, अंत में, तो उसमें कर लेना है। चलिए देखिए आगे पे हम क्या देखें, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हम भाजक रख रहे हैं शेषफल उससे छोटा आ रहा है। अगर हम भाजक, यहाँ पे भाजक अगर हम b बराबर अगर हमने रखा 5, तो बताओ r बराबर क्या आएगा। तो आपको ये सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे, क्योंकि 5 b तो है, तो b से छोटा होता है r, है ना। तो r जो होगा हमेशा क्या होगा, 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा लेकिन 0 के बराबर भी होगा ना, 0 से लेके 5 तक चले जाएंगे, सॉरी 4 तक जाएंगे, 0 से लेके 4 तक हम लिख देंगे। अगर हम b बराबर अगर हम कहें 10 है, तो r बराबर बताओ, तो कहोगे 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा संभावना है कि अगर हम किसी संख्या में 10 से भाग दे रहे हैं तो संभावना है कि इसी में से कोई एक शेषफल आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए हमको। अगर b बराबर हमने माना, पहला सवाल हम आज का, b बराबर हमने माना 5, b बराबर हमने माना 6, तो शेषफल क्या होगा आप लिखिए। अगर b बराबर 6 है तो r बराबर क्या होगा, ठीक है, लिख के बताइए आप हमको। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने क्या देखा अभी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब a बराबर, आपको यही याद रखना है, बी क्यू प्लस आर, या b गुने q या बी क्यू, एक ही बात है। यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे गुना है, याद रखेंगे। जहां r जो है b से छोटा है लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर और बड़ा ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो समझ में आया। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको पता चला कि a बराबर होता है b गुने q प्लस r, जहां r जो है b से छोटा लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इस पर सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल हम लोग देखेंगे इस पर, है ना। इस पर 2-3 सवाल बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। चलिए सवाल इससे क्या बनता है, सवाल है दर्शाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होता है, में हो सकता है। 2q या 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, आपको दिखाना है ये,
ठीक है, दर्शाना है आपको। अब आइए हल। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, कोई धनात्मक पूर्णांक। हमको ये नहीं पता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। इस वो जो है ये 2q या 2q+1 के रूप में हो सकता है, ये हमको दिखाना है। सवाल टाइप एक समझ लीजिए, फिर आपको अगला पटकदानी बन जाएगा। ठीक है, तो आप आइए देखिए 2q। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं कोई a पूर्णांक। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ध्यान समझना। अब हमने कोई धनात्मक पूर्णांक a माना जिसमें b से भाग देंगे, ठीक है, तो q भागफल और शेषफल r प्राप्त होगा। हम क्या किए, इसको हमने चुपचानी इसको इस वाले पर हमने बैठाने का प्रयास किया। तो इसमें क्या होगा, a कोई पूर्णांक है तो यहाँ पे हमने पूर्णांक मान लिया, b से भाग लग रहा है तो यहाँ मान कह दिया, जिसमें b से भाग देने पर आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा, कुछ हो कहिएगा, b से भाग देने पर b से भाग दिया गया, कुछ हो लिख सकते हैं। भागफल क्या प्राप्त हो, भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो अगर ये है तो यूक्लिड से हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने ये कहा जाना कि a बराबर b गुने q प्लस r, ये ना a बराबर b गुने q प्लस r। b के जगह पे क्या रखें कि हमको इस रूप में आ जाए, हमको दर्शाना है, केवल दिखाना है। ठीक है, तो हमको दिखाने के लिए हमको ये 2q और 2q+1 के रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चुप जानिए। अब चले जाइए सवाल पर क्या दिया है, 2q दिया है और यहाँ दिया है 2q+1। तो ये है b गुने q प्लस r दिया हुआ है। तो b के जगह क्या है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ भी तो b q है, r नहीं है तो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, r यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, b की जगह 2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जगह b की जगह क्या है, 2 है। चुपचानी q के बगल में, ये q के बगल में जो होगा यहाँ पे जो होगा वही b मान लीजिएगा। यहाँ b बराबर 2 रखने पर, अगर 2 रखोगे तो a बराबर हमारा आएगा 2q प्लस r। अब हम 2 रखे b की जगह, तो हम जानते हैं कि r जो होगा वो 2 से छोटा होगा। बताओ, अभी जस्ट बताया कि b का मान जो होता है, b का मान से जो होता है r छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। यहाँ b के जगह हमने 2 रखा, r जो है 0 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। हम इस रूप में इसको लिखेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो r बराबर 2 से छोटा कौन कौन होता है, 0 और 1, 0 होगा वो बराबर 0 और 1 1। अब यहाँ पे इस वाले में r बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 पर a बराबर क्या प्राप्त होगा, a बराबर 2q प्लस 0 बराबर 2q मिला। अगर हम r बराबर 1 रखते हैं, 1 पर हमको क्या प्राप्त होगा इस वाले में, देखो a बराबर r बराबर 1 पर क्या प्राप्त होगा, तो इस पर केवल 1 रख देंगे, 2q प्लस 1 बराबर 2q प्लस 1। तो ये है हमारा रूप आ गया 2q और 2q+1। तो कोई भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होगा वो 2q और 2q+1 के रूप में हो सकता है। अतः लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप
में हो सकता है, हो सकता। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए सवाल क्या था, दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो हम यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्णांक मानेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यूपी विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं a बराबर b गुने q प्लस r। a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग मिल रहा है, सेम सेम के सेम हमने इसी पर इसको बैठा दिया, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें r जो होता है b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे b के जगह पे हम क्या रखें कि हमको इस रूप में आ जाना चाहिए, तो b के जगह हम रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं q के बगल में 2 है, यहाँ भी q के बगल में 2 है, तो 2 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम b के जगह 2 रखेंगे, b बराबर 2 रखने पर, अब जैसे यहाँ पे 2 रखिएगा तो केवल यहाँ a बराबर सेम है, b के जगह केवल 2 रखे हैं, b q प्लस r के जगह r है। अब जैसे यहाँ पे r जो होगा ये b से छोटा होगा, 2 से छोटा, 2 से छोटा होगा r, लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। तो r बराबर हम कह सकते हैं 0 और 1 आएगा, 0 और 1 आएगा। 2 से छोटा क्या है, 0 और 1 है ना, 0 और 1। अब 0 रखोगे, r बराबर 0 रखेंगे इसमें, अब r बराबर 0 रखो, r बराबर यहाँ 0 रखे, 2q प्लस 0, 2q में किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है, 2q आ गया। अब r बराबर 1 रखोगे, पर a बराबर 2q प्लस 1, r के जगह क्या रखेंगे 1, 2q प्लस 1 हो गया, 2q प्लस 1। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। यह हमारा सिद्ध हो गया, मतलब प्रूव हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। यही तो दर्शाना था। हम आपको एक सवाल देते हैं इसी पर, सेम टाइप सवाल है। दर्शाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होता है, के रूप में हो सकता है, हो सकता है। ये आपको दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये हमने आपको सवाल एक दिया, अब बना लीजिएगा, बन जाएगा, सेम टाइप का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला हम टाइप देखते हैं इसमें। टाइप नेक्स्ट है, 2 टाइप है। टाइप पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरा टाइप। अगर हम देखें तो उसमें क्या पूछता है, सम या विषम पूछता है। क्या है, कहेगा कोई धनात्मक, को कहेगा दर्शाएं कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है, रूप में हो सकता है। समझ में आया। तो कह रहा है कि कोई सम पूर्णांक जो है हमारा 4q या 4q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। अब इसको भी हम कैसे बनाएंगे उसी प्रकार जैसे बनाए थे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। तो क्या होगा देखेंगे आगे। देखिए हम कहेंगे, माना कि, अब धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे, a, यहाँ पे a मान लीजिए। माना कि a कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, जिसमें क्या करने पर, बताओ, b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है।
कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और हमने जो ये बैठाया, ये क्या पहले ही पहला सवाल में हमने समझा रखा है कि ये जो हम मानेंगे उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सोच के मानेंगे, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही रूप है। ठीक है, तो अगर हम इसको कहें तो a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर कितना से भाग दिया गया, b से भाग दिया, b गुने q, q भागफल आया, q लिख दिए, शेषफल कितना आया r। सेम है जो हमने यूक्लिड में पढ़ा है, जहां यहाँ r जो है b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या रखें, अब b की जगह क्या रखें। तो चुप चानी q के बगल में क्या है, 4 है, यहाँ भी q के बगल में क्या है, देखो 4, यहाँ r है शेषफल, तो 4 है, तो b बराबर यहाँ b बराबर 4 रखने पर, b बराबर 4 रखोगे, यहाँ b की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो a बराबर 4 गुने q प्लस r। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 4 गुने q प्लस r। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो r होगा ये 4 से छोटा होगा, r जो होगा क्या होगा, 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं r बराबर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही तो आ सकता है ना आएगा। तो अगर हमारा ये आएगा तो r बराबर 0 पर हम कह सकते हैं क्या आएगा, a बराबर 4, इसमें देखो 4 गुने q और प्लस 0 बराबर 4q, 4q प्लस 0 4q हो जाएगा, है ना, 4q में 0 जोड़ेगी क्या हुआ 4q। r बराबर 1 पर अगर हम कहें तो a बराबर 4 गुने q प्लस 1, 4q प्लस 1। r बराबर 2 पर तो a बराबर 4 गुने q प्लस 2, 4q प्लस 2। r बराबर 3 पर क्या हुआ, a बराबर 4q प्लस 3, है ना, ये हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमको धनात्मक पूर्णांक जो है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, लेकिन इसमें क्या कहा है, ध्यान समझना, इसमें क्या कहा है, a कोई धनात्मक सम है, ये सम है। जब a सम होगा, ध्यान समझना, a सम होगा तो हमको इसमें विषम संख्या यहाँ पे प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पहचानने का क्या तरीका है, इसमें जोड़ के देखो, क्या ये b और इधर ये q के बगल में क्या है 4 और यहाँ क्या है शेषफल 1, ये दोनों को जोड़ो और देखो क्या आ रहा है, सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। इसको और शेषफल को जोड़ो, b और r को जोड़ो और देखो क्या आ रहा है, 4 1 5, ये सम आया कि विषम, विषम आया। तो ये हमको नहीं लेना है, ये हमको नहीं लेना है। यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये हमारा सम आएगा। 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 हमारा सम संख्या, ये भी समरूप आएगा। तो अगर हम कहें 4 में 3 जोड़ते हैं, 4 और 3 7 आएगा, ये विषम आएगा। तो कहने का अर्थ है सम संख्या हमारा 4q या 4q प्लस 2 के रूप में ही आ रहा है। अगर विषम पूछता तो विषम 4q प्लस 1 और 4q प्लस, हम इसलिए पूरा लिखे हैं, समझ में आया। तो 4q और 4q प्लस 2 ही हमारा समरूप आ रहा है और ये दोनों भी समरूप आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सम संख्या में शेषफल यहाँ पे छाट के आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये a जो है सम संख्या, तो इसका r बराबर 0 या 2 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम सभी लिखे हैं आपको समझाने के लिए, तो कहेंगे अतः आपको जो है ये वाला 2 लाइन नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, कम संख्या में है तो। अब विषम है, विषम अगर रहेगा यहाँ पे तो ये वाला 2 लाइन नहीं लिखना, समझ में आया। चलिए, अतः
4q या अतः कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 1 4q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3। कैसा सवाल आता है? टाइप नंबर 3 हम बैठा सकते हैं, जैसे कहेगा दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का 4m या 4m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है। सवाल क्या कहा है? पढ़िए। सवाल कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब समझ रहे हैं, वर्ग स्क्वायर है। वर्ग जो है 4m या 4m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। कह रहा है कि जहां m जो है कोई क्या है? पूर्णांक है। अब वही दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वर्ग अब करने वाले। वर्ग मतलब जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा ना। तो a का वर्ग अगर करें तो a का स्क्वायर। ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक a मानते आए हैं। उसी तरह से यूक्लिड पर बैठाएंगे इसको। यूक्लिड पर बैठाएंगे, यूक्लिड विभाजन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि देखो, हमने जो एक टाइप पहला बताया था और उसमें जो माना कि है, सब में माना कि हम सेम रखे थे, हम चेंज नहीं करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब सेम तरह से बनाओ, क्योंकि एक टाइप का सवाल बनाओ, हर एक टाइप का सवाल उसी पर नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं? अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं बताओ? a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो है b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो b बराबर क्या रखें? तो b बराबर वही रखो जो यहाँ पे बगल में है। देखो वर्ग वाला में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वर्ग वाला क्या ध्यान देना? तो कुछ चीजें ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे क्या रखें कि इसी के रूप में हमको आ जाए। तो वर्ग वाला में सिंपल से क्या करना है, इसके बगल में जो होगा वही रखना। ठीक है, तो अगर इसके बगल में क्या है? 4 है तो 4 रखो। b बराबर 4 रखने पर अगर 4 रखोगे तो भी हमारा आंसर आएगा। 4 रखेंगे तो क्या आएगा? तो a बराबर b की जगह 4q प्लस r। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारा r होगा वो 4 से छोटा होगा, r होगा वो हमारा 4 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि r का मान 0 से लेके 3 तक होगा, 0 1 2 और 3। तो अगर हम यहाँ पे r बराबर क्या रखें? 1 रखें, सॉरी 0 रखें तो a बराबर 4q प्लस 0 बराबर 4q आएगा। a बराबर
4 क्यू। सवाल पढ़ो क्या है, सवाल है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। सिंपल नहीं पूछा है, वर्ग पूछा है। तो ए का वर्ग करना पड़ेगा, ए का वर्ग करो, ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 क्यू का स्क्वायर। तो 4 क्यू का स्क्वायर क्या होगा, 16 क्यू स्क्वायर। ये सब नॉर्मल बातें सब है, आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए भी कोई पूर्णांक है, संख्या है, और यहाँ पे हमने रखा एम, तो जो स्क्वायर होता है दोनों पर जाता है, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। ए के पावर एम और बी के पावर एम, घात घातांक में पढ़ना है। ये 6 या 7 8 में है, बेसिक बैच में हम पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है ऐसे इस रूप में होता है। अगर हम मान लीजिए 2x लिखे हैं, इसके पावर में 3 है, तो यहाँ पे भी जाएगा 2 के पावर 3, और ये x पे भी जाएगा x के पावर 3। तो 2 के पावर 3 8 होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, और x को 3 बार गुना करेंगे x क्यू। तो डायरेक्ट हम 2 8 क्यू लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लिखें 4 का स्क्वायर है, 4 चौका 16, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसको हमको किस रूप में लाना है, 4m प्लस 1, इस रूप में हमको आना चाहिए। तो इसमें से हमको 4, यहाँ दिख रहा है 4 है बगल में, तो 4 कॉमन लीजिए, तो बचेगा का 4 चौका 16, 4 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। अब ये हमारे को क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर 4m, लिख दीजिए यहाँ पे बराबर 4m, जहां m बराबर पूर्णांक, ठीक है, m बराबर पूर्णांक। r बराबर 1 पर निकालो, a बराबर 4 क्यू प्लस 1, तो 4 क्यू प्लस 1 आ गया। अब a स्क्वायर करोगे, वर्ग है, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर करोगे तो हमारा आएगा 4 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पर रख दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 4 क्यू इंटू 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो 4 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर, और 2 चौका 8 एकम 8 प्लस 8 क्यू अब प्लस 1, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लीजिए, 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8, 2 क्यू प्लस 1 बाहर है, इसके जगह m बैठा दीजिए, 4m प्लस 1। तो हमको क्या आया, यहाँ 4m आया था, यहाँ 4m प्लस 1 आ गया, ठीक है। और भी हो सकता है, और भी होगा क्या, और भी यहाँ पे 3 तो बाकी है, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 पर, सॉरी 2, r बराबर 2 पर a बराबर 4 क्यू प्लस 2 बराबर 4 क्यू प्लस 2 का 4 क्यू प्लस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर करो तो 4 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर 16 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 दूना 16, 16 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस सब में से 4 कॉमन, 4 ले लीजिए कॉमन, बचेगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो इसके जगह पर आप m बैठा दीजिए, तो 4m किस रूप में आया, 4m। तो 4m यहाँ भी आया था, ठीक है, 4m प्लस 1 यहाँ भी आया है, और 4m यहाँ भी आया, मतलब 4m यहाँ और 4m यहाँ आया है, और 4m प्लस 1। फिर अगला निकालिए, 4m प्लस 1 आएगा। तो r बराबर 3 रखिएगा, r बराबर 3 पर हमारा a बराबर 4 क्यू प्लस 3 आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी
4 क्यूब इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर रखें, 4 का स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 3 24 क्यू प्लस 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 कॉमन है लेकिन यहाँ 9 आ जा रहा है, तो हम शेषफल क्या देखिए, ध्यान दो इधर, यहाँ हमने b बराबर 4 रखा है तो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, 4 से छोटा आएगा, तो इसको 4 से छोटा बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक में 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन, तो बचेगा क्या 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 छक 24 क्यू प्लस 4 दूना 8 प्लस 1, बाहर इसके जगह m बैठा दीजिए, हो गया 4m प्लस 1। हमने पहले बता था 4m प्लस 1 के रूप में आएगा, तो हमने क्या देखा कि धनात्मक पूर्णांक 4m प्लस 1, 4m यहाँ पे और 4m प्लस 1 के रूप में आता है। हम सिंपल से क्या किए कि जो बगल में था m के बगल में वही संख्या को हमने b मान लिया, ठीक है। और b मानने के बाद क्या किया, जब b 4 होगा तो शेषफल क्या होगा 0 से लेकर 3 तक हम रखे। थोड़ा सा डिटेल में हम इसलिए इसको ले गए हैं कि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा से आ जाए, ठीक है। तो इसको समझ गए होइएगा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। फिर से दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में हो सकता है जहां m कोई पूर्णांक है। तो हमने सबसे पहले जो हमारा नियम है यूक्लिड विभाजन पर इसको बैठाएंगे, तो उसको बैठाने के लिए सबसे पहले जो दिया है वो मान लेंगे। कोई माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, कुछ दिया नहीं है तो हम a मान लिए, जिसमें b से हम भाग दे रहे हैं क्योंकि b क्यू प्लस आर हमको लाना है, तो q हमारा भागफल होगा, q हमारा भागफल और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो r हमारा जो होगा वो हमारा b से छोटा होगा, r जो है b से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, तो हमने लिख दिया। b बराबर हमने 4 लिया, पहले बताए जो वर्ग है या कुछ भी रहे उसके बगल में जो भी है वो हमने रख लिया, ठीक है। घन वाला में ऐसा नहीं होता है, घन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो b बराबर 4 रखेंगे, अगर हम 4 रखें यहाँ पे तो यहाँ पे 4 रखिए इस वाले में, तो a बराबर 4q प्लस 1, यहाँ पे ये r है तो r रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 b यहाँ पे 4 है, b 4 है तो r जो है 4 से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है, तो वही लिखे r का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक 0 1 2 3 होगा। r बराबर अगर 0 रखें तो हमको 4q प्राप्त होता है, अगर इसका स्क्वायर करें क्योंकि वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो हमको 16q स्क्वायर आएगा। 16q स्क्वायर में हमको इस 4m के रूप में लाना है, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 4q स्क्वायर, ठीक है। तो 4m, तो यहाँ पे हमने m बराबर क्या माना है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा m कोई पूर्णांक है तो m बराबर हमने माना है 4q स्क्वायर, क्योंकि m कोई पूर्णांक है, यहाँ पे हमने क्या माना 4m स्क्वायर। फिर इसमें हमने 1 रखा, 1 पर हमको 4q प्लस 1 आया, ठीक, इसका स्क्वायर किए हमने ये प्राप्त किया 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब इसमें से हमको 4 कॉमन लेना है और इसके जगह पे हमको क्या करना है m बैठा देना और m बराबर यहाँ पे लिख देना है 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। r बराबर 2 पर a बराबर 4q प्लस 2 4q प्लस 2 है ना, 4 गुने q प्लस 2 रखेंगे 4q प्लस 2 आएगा। अब एक स्क्वायर रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4q प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 4 की a स्क्वायर प्लस b a प्लस b को होल स्क्वायर रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला पर रखे तो हमको ये आया। इसमें से कॉमन ले लिए, हमको क्या 4 कॉमन ले लिए, सब 4 के पार हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 के रूप में ही हमको लाना है, तो 4 कॉमन लेंगे हम हर एक बार, 4 कॉमन लिए तो हमको इस रूप में आया और ये इसके जगह पे हमने m रख दिया, m बराबर यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट है हमारा r बराबर 3 पर, 3 रखने पर हमको क्या आया है 1 बराबर 4q प्लस 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर 4q प्लस 3 का स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर बैठाएंगे तो हमको ये आएगा। यहाँ पे 9 आ रहा था तो 9 को हमने तोड़ दिया, 8 प्लस 1 9 ही होता है, क्यों तोड़े क्योंकि ये यहाँ पे 4 ही हमने क्या लिया था b लिया था,
उनको उससे छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने तोड़ा है और 4 के टेबल में भी आ गया। तो यहाँ पे 4 हमको कॉमन लेना है, 4 कॉमन लिए, क्या आया 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 चौका 24, है ना, 6 क्यू प्लस 2 और जो भी है। और यहाँ पे इसके जगह पे m हमने मान लिया 4 क्यू प्लस 1 m, 4 m प्लस 1 हमारा ये आ गया। तो 4 m आया, आ गया 4 m, हाँ यहाँ 4 m आया, यहाँ पे आया 4 m प्लस 1, फिर आया यहाँ पे 4 m और फिर यहाँ पे आया 4 m प्लस 1। तो अतः लास्ट में लिख देंगे कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 4 m या 4 m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसको जो है इसी पर आधारित जो है हम घन वाला भी सवाल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम घन वाला सवाल बनाते हैं। वर्ग वाला में क्या किया है, वर्ग कर दिया है, घन वाला में घन करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली में दिया हुआ एक प्रश्न है वो आप बना लीजिएगा। वहां पे b बराबर आप 3 रखिएगा, हम हिंट देते हैं आपको। b बराबर वहां पे 9 m है ना, 9 m प्लस 1 है और 9 m प्लस 8 है। वहां पे आप b बराबर जब भी ये मानेंगे, है ना, तो b की जगह आप 3 रखेंगे और उसका घन करते जाइएगा, घन करते जाइएगा, उसमें से 3 कॉमन लेते जाइए, 9 कॉमन लेते जाइएगा और उसको व्यवस्थित कर दीजिएगा, बन जाएगा वो, ठीक है। हम हिंट्स दे रहे हैं जो प्रश्नावली में सवाल है। अब हम लोग आते हैं जो कि आप लोगों में इसे पढ़ना है महत्तम समावर्तक के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कोई अलग नहीं होता है, विभाजन प्रमेयिका का ही चरणबद्ध रूप होता है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं मौसा पर, महत्तम समावर्तक पर। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिथम जो होता है ये कोई अलग रूप नहीं, प्रमेयिका ही है, प्रमेयिका ही है, लेकिन प्रमेयिका के चरणबद्ध रूप है। तो प्रमेयिका कई रूप में बढ़ जाता है तो एल्गोरिथम कहते हैं कोई, है ना। तो अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं मौसा ज्ञात करने के लिए। सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग या एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मौसा ज्ञात करने के लिए। किस लिए किया जाता है, मौसा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मौसा को समझते हैं। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, दो संख्या 12 और 20 हमने लिया, ठीक है। अब इसका मौसा आप ज्ञात कीजिएगा। मौसा तो आप पढ़े हैं 20 बड़ा है 12 से, तो 20 में हम 12 से भाग देंगे, भाग विधि से निकाल रहे हैं, पहले विभाजन विधि है तो हम विभाजन विधि पर जाएंगे, ठीक है। तो 20 में हम 12 से भाग दें, एक मर्तबे में 12 कटेगा, 8 कट गया। आपको पता है कि क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ आ जाता है, जस्ट ऊपर वाला भाजक यहाँ भाज्य बन जाता है, एक मर्तबे में लगेगा 8 घटेगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ से फिर ऊपर भाजक यहाँ आ जाएगा, भाज्य बनेगा 4 दूना 8, फिर घटेगा, कट गया। तो यहाँ पे हमारा जो अंतिम भाजक जो आया वही हमारा मौसा होता है, अंतिम भाजक ही मौसा होता है। मौसा बराबर यहाँ पे आया 4। अंतिम भाजक का ध्यान दीजिएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अंतिम जो भाजक होगा उसका शेषफल क्या आएगा, 0। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं। और इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम अभी जस्ट पढ़े हैं। विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर b गुने क्यू प्लस आर, जहां r जो है b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखें। अब इसमें विभाजन प्रमेयिका में अब इसमें कई चरण से ये लगा है। अगर इसी सवाल को हम ले लें, इसी प्रश्न को ले लें, तो इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में क्या है, 20 बड़ा है 12 से, तो a बराबर 20 और b बराबर 12। हमेशा a बड़ा होता है b से, है ना, a होता है b से बड़ा, तो यहाँ a का काम 20 करेगा और b का काम 12। अब बताइए क्या होगा, 12 एकम 12, 8 20। तो ये आप
का क्या हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला जो विभाजन क्रिया हुआ है यही हम यहाँ लिखे हैं। तो 12 गुने 1 है ना, जो हमने शुरू में अभी जस्ट पढ़ाया था, 12 गुने 1, दोनों का साइड वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, निचला जोड़ दीजिए। फर्स्ट जो स्टेप हमारा जो हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिखा, प्रथम चरण को हमने, ये वाला जो चरण हुआ था वो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसमें कुछ चीजें लिखनी होती है वो लिख, जैसे यहाँ पे यहाँ आर क्या है, आर बराबर नहीं है 0 के, यहाँ 0 नहीं आया तो आगे बढ़ेगा। फिर चरण 2 में आप देखिएगा, चरण 2 में दूसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण यहाँ, 3 चरण में कटा है ये। अब इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 जो है बड़ा है 8 से, ठीक है, तो हमारा ए का काम करेगा 12 और बी का काम करेगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4। यहाँ भी देखिएगा तो ही होगा 8 एकम 8 और 4 12, ठीक है। तो इस रूप में, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी हमारा आर बराबर नहीं आया 0 के, ठीक है। अब चरण 3 जाएंगे में आर जो है, चरण 3 में हमारा क्या है, चरण 3 में 8 जो है बड़ा है 4 से, तो ए का काम हमारा 8 करेगा और बी हमारा क्या है 4 है। तो 8 बराबर 4 गुने 2, 4 गुने 2, अब प्लस निचला जोड़ दीजिए 0, ये हमारा आ गया, यह आर बराबर हो गया 0। तो अंतिम एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हमारा अंतिम बी, मतलब ये 4 जो है हमारा एचसीएफ हो गया। यहाँ भी मिला लेंगे, यहाँ पर हमारा एचसीएफ 4 आया था, यहाँ भी हमारा एचसीएफ आया। इस विधि से हम 10th में बनाते हैं और ये पूछता है कितना अंक का, 2 अंक का। ये आप याद रखिएगा, इस टॉपिक से मौसा ज्ञात करना 100% 2 अंक का पूछता ही है। ये 2 अंक का 100% हर एक साल पूछा गया है, अगले वर्ष भी पूछा जाएगा। समझ में आया? तो आशा है आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं और आपको फिर से इसको समझाते हैं, फिर हो सकता है कि इस पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उस पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम फिर से समझते हैं कैसे। हमने 2 संख्या लिया है ना, 12 और 20, इसको हम एचसीएफ भाग विधि से निकाल लिए। भाग विधि से निकालने के बाद हम क्या किए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे इसको बैठा दिए। कई चरण में कटा है, एक चरण यहाँ से है कि पूरा एक चरण, फिर दूसरा चरण ये वाला, फिर पूरा दूसरा चरण है, और तीसरा चरण सबसे लास्ट पे हुआ है। 1 2 3 गो ए है, 3 चरण में कटा है। उसी चरणों को हमने बैठा दिया चरण 1 में। 20 हमारा ए है और ये बी है, तो वही कहा हमने 20 बड़ा है और 12 से, तो ए का काम 20 करेगा, बी का काम 12। 20 बराबर 12 गुने 1 प्लस 8, ठीक है, 8, 12 गुने 1 प्लस 8। यहाँ आर बराबर नहीं है 0 के। चरण 2 में 12 जो है बड़ा है 8 के, देखिए 12 ए है और ये 8 बी है, तो ए का काम 12, बी का काम 8 करेगा। यहाँ पे 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4, यहाँ आर बराबर नहीं आया 0 के। फिर अगला चरण में जाएंगे, चरण 3 जो लास्ट वाला चरण जो हमारा 3 चरण में आर आ गया है 0, तो 8 यहाँ पे बड़ा है 4 से, तो ए बराबर 8 और बी बराबर 4 हो गया। तो 8 बराबर 4 गुने 2 प्लस 0, यहाँ आर आ गया 0, तो एस बराबर हमारा ये बी है, मतलब 4 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको हम एक लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। अब ऐसा ही प्रश्न एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, इस बार
सवाल पूछता है, सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हमने कहा 125 और 225 का मौसा ज्ञात करें। ये प्रश्न एग्जामिनेशन पूछता है, ऐसे बनाएंगे कैसे? सिंपल सी बात है, हल। अब यहाँ पे देखिए इसे दिया क्या है, दिया है हमारा ये सवाल जो हमारा 125 और 225, तो दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है हमारा 125 और 225, ये हमारा दिया हुआ है 125 और 225। अब इसमें हम इधर भाग विधि से हल कर लेंगे। 225 क्या है, बड़ा है 125 से, तो 225 में हम 125 से भाग देंगे। इसको भाग विधि से इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो भाग विधि से हल कीजिएगा तो बनाइएगा क्या होगा, एक मर्तबे में 125 घटेगा 0 0 1, फिर यहाँ आएगा 125, फिर एक मर्तबे में 100, फिर घटेगा 25, फिर कट गया, यहाँ पे आएगा 100, 25 चौका 100 कटेगा। अब कितने स्टेप में ये आया है एचसीएफ, हम देख रहे हैं 25 आया है, तो हमारा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 चरण में हमारा आया है। इसी चरणों को हम यूक्लिड विभाजन से लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो है b से छोटा है परंतु 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर किया करता है। चरण 1, पहला चरण में देखिए, पहला चरण में देखिएगा तो 225 जो है बड़ा है किससे, 125, तो हमारा 225 किसका काम करेगा, a का, तो a बराबर हमारा 225 और b बराबर 125, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, a मतलब 225 बराबर 125 गुने 1 प्लस 100, ये वाला स्टेप हमने लिखा 125 गुने 1 और नीचे को हमने जोड़ दिया, एक विभाजन खत्म। अब दूसरा चरण में हम आएंगे, यहाँ वाला चरण, ठीक है, ये चरण जो हमारा है उसमें आएंगे चरण 2, इसमें क्या है 125 बड़ा है 100 से, 125 बड़ा है 100 से, तो a बराबर 125 और b बराबर 100, तो 125 बराबर 100 गुने 1 प्लस निचला जोड़ देंगे 25। एक चीज और यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ r बराबर नहीं है 0 के, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ r बराबर नहीं है इसके 0 के। आगे अगला स्टेप, यहाँ 0 नहीं है, फिर अगला स्टेप हो जाएंगे 25 100, 25 है और 100 है, तो यहाँ पे चरण 3 100 बड़ा है 25 से, तो a बराबर 100 और b बराबर 25, 100 बराबर 25 चौका 100 प्लस 0, यहाँ r बराबर क्या आ गया 0 आया, तो एचसीएफ बराबर आ गया 25, विभाजन में मिलाइएगा 25 से आया था एचसीएफ। तो ऐसा आपको समझ में आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने समझाया आपको, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जो थ्योरेटिकल सवाल होता है उसको हमने बताया, और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित जो मौसा ज्ञात करने वाला सवाल होता है वो हम लोग देखे। तो दोनों टाइप के सवाल आप देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रमेय पर आधारित जो सवाल था वो भी हम बनाए, मौसा एल्गोरिथम जो निकालता है विभाजन विधि से वो भी हमने बताया, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, और हमारा जो अगला जो चैप्टर है ये इस पर आधारित है, बना लीजिएगा, प्रश्नावली है,
प्रश्नावली 1.1 1.1 इसका हम वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। 1.1 का पूरा उसी में रहेगा, ठीक है, बना लीजिएगा। ऐसे आप अपने से पहले बना लीजिएगा, फिर अगर उसमें समस्या आता है तो अगला जो वीडियो आएगा प्रश्नावली का अलग से आएगा। पार्ट 2 में तो अगला थ्योरम बताएंगे हम, अगला जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो बताएंगे और अलग से इसका हम वीडियो डाल देंगे, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।